बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज खबर की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। जय तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है और कहा कि अब सीएम नीतीश कुमार पर तरस और दया आती है। इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि कामना करना पड़ता है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखें। जब बार बार इस तरह का बोली सदन में और फिर हरकतें साफ दिखता है कि ये नॉर्मल नहीं है और फिर हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार घटनाएं हो रही है, सदन में भी बैठते हैं तो फिर इशारा करते हैं, तरह तरह के राबड़ी देवी जी को बिंदी लगाती है, इशारा करते हैं। आप समझ सकते हैं कि बिंदी पर मुख्यमंत्री इशारा करते हैं, बिंदी क्यों लगाई हो। हम सदन से वे वीडियो निकलवा रहे हैं। दोस्तों रंगों का त्यौहार होली को लेकर के कन्फ्यूजन दूर हो गया है। कई जगह 14 मार्च को होली मनाई जा रही है तो फिर कई जगह 15 मार्च को होली मनाई जा रही है, लेकिन बिहार में कन्फ्यूजन की स्थिति दूर हो गई है। पूरे बिहार में 15 मार्च को होली मनाई जा रही है। जी हालांकि होली रंगों का त्यौहार है और ये फागुन शुरू होते ही शुरू हो जाता है। कई जगह होली 2 से 3 दिन तक खेली जाती है। सामान्य तौर पर बिहार में कोई भी त्यौहार उदयता तिथि के मौके पर मनाया जाता है और इसी कारण इस बार भी 15 मार्च को होली मनाना निर्धारित किया गया है। जी हाँ, और कुछ लोग 14 मार्च को भी होली मनाएंगे। यानी कि अब एक तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर 2 हिस्सों में लोग बढ़ गए हैं। कुछ लोग आधे लोग 14 मार्च को और आधे लोग 15 मार्च को होली मनाएंगे। यानी कि अब 14 और 15 मार्च दोनों दिन होली मनाया जाएगा। अब आप बताइए कि आप किस दिन होली मनाएंगे, 14 मार्च को या 15 मार्च को? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप ये भी बताइए कि सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके उधर आपके इलाके में, आपके जिले में किस दिन होली मनाई जाएगी, 14 या 15 मार्च को। और अपने जिले का नाम लेकर भी बताइए जिससे हमको समझ में आए कि आप किस जिले के रहने वाले हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राजद और फिर कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, देश संविधान के आधार पर चलेगा, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए इस मुद्दे को तुल देते हैं। जब कुछ दल बाबा के बिहार आने पर ही विरोध करने लगते हैं, जबकि अन्य धर्मों के प्रचार को लेकर के ये चुप रहते हैं। वहीं पर औरंगजेब को लेकर के चल रहे विवाद पर चिराग पासवान ने कहा है कि क्रूर शासकों की तुलना करना ठीक नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो लोग औरंगजेब का समर्थन करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। हिंदू शासकों की तुलना ऐसे मुगल शासकों से करना गलत है जिनका इतिहास क्रूरता से भरा हुआ है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की होली से जुड़े हुए बयान पर तेजस्वी यादव के बिहार किसी के बाप का नहीं वाले बयान पर चिराग पासवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि बिहार सिर्फ उनके परिवार का है, बिहार सभी का है। हिंदू त्योहारों को मिलजुल करके मनाने की परंपरा रही है, लेकिन कुछ लोग धार्मिक संतुलन बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। महागठबंधन में इस बार तीनों दल अलग अलग राह पर हैं। जब कांग्रेस एक और रोजगार या पद यात्रा निकाल रही है, वहीं आरजेडी युवा चौपाल लगा रही है। तो फिर विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब मुकेश सहनी ने ये ऐलान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद किया है। जब मुकेश सहनी के इस ऐलान ने तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। जब बैठक के बाद मुकेश सहनी ने कहा है कि पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है, पार्टी के साथ 8 से 10% वोट है। जब बिहार में 150 सीटों पर हमारी भूमिका निर्णायक है। उन्होंने कहा है कि हम इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं पर बचे हुए सीटों पर हमारी सहयोगी मैदान में होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो फिर डिप्टी सीएम भी होगा। जब मुकेश सहनी की इस घोषणा का महागठबंधन की सियासी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के, क्योंकि चुनाव इसी साल होने वाले हैं और कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में इधर कांग्रेस और वीआईपी महागठबंधन में अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जोरदार दावेदारी कर दी है। इसको लेकर के देखा जाए तो एक तौर पर कहा जाए तो आरजेडी पर दबाव बनाने की रणनीति है और आरजेडी से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाह रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि मुकेश सहनी को क्या सच में आरजेडी 60 सीट देगी, हाँ या ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, बिहार में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के लिए आरजेडी ने सियासी टेंशन बढ़ा दी है। कन्हैया कुमार 16 मार्च से बेरोजगारी और फिर पलायन के मुद्दे पर पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस तरह कन्हैया कुमार को आगे करके कांग्रेस बिहार में अपना सियासी तलाश रही है, जिससे आरजेडी खुश नहीं है। इसके चलते बिहार चुनाव को लेकर के बुधवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ होने वाली बैठक टल गई। ऐसे में सवाल उठता है कि कन्हैया कुमार का बिहार में सियासी दखल बढ़ने के साथ ही लालू परिवार क्यों बेचैन हो जाता है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम रोजगार और प्लान के मुद्दे पर 16 मार्च से पश्चिम चंपारण से पदयात्रा निकालने जा रही है। कन्हैया कुमार इस पदयात्रा में मुख्य आकर्षक होंगे। इस पदयात्रा को कन्हैया कुमार की बिहार वापसी की यात्रा मानी जा रही है। कन्हैया कुमार कांग्रेस में रहते हुए बिहार में अपनी भविष्य देख रहे हैं और फिर ठीक वैसे ही कांग्रेस भी कन्हैया कुमार से वैसे ही उम्मीद बिहार में पाल रखी है, जिसके चलते बिहार की सियासी पिच पर उतारने का दाव चला है। कन्हैया कुमार के बिहार में सियासी तौर पर एक्टिव होने से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह खुश नहीं है। इसके पीछे कारण ये दिखता है कि दोनों 100 जातीय से यानी कि एक ही जाति से हैं, लेकिन कहानी अलग है। अखिलेश प्रसाद सिंह का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कन्हैया कुमार को बिहार में प्रमोट कर रही है, उससे कांग्रेस और आरजेडी के संबंध बिगड़ सकते हैं। ऐसे में एक बात साफ है कि कन्हैया कुमार और आरजेडी के बीच सियासी दूरी अभी बरकरार है, जिसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट सिर्फ गठबंधन की राजनीति पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी सियासत पर भी पड़ता दिख रहा है। दोस्तों, खबर बिहार के वैशाली से है, जहां पर एक समुदाय का लड़का दूसरे समुदाय की नाबालिग लड़की के साथ भाग गया, जिसके बाद अब मामला तनावपूर्ण हो गया है। घटना के बाद नाबालिग लड़की के घर वालों ने जहां पर लड़के के घर वालों पर अपहरण का केस दर्ज कराया है, तो वहीं पर लड़के के घर सहित उनके रिश्तेदारों के 4 घर कल देर रात जल करके राख हो गया है और लड़के के घर वालों ने लड़की वालों पर घर फोक देने का आरोप लगाया है। वहीं पर मामले में लड़की के अपहरण मामले में पुलिस ने आरोपी लड़का के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लड़का लड़की अभी भी फरार है। वहीं पर आग लगने के मामले में भी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है और गाँव में पुलिस कैंप कर रही है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। यह घटना गौरेल थाना क्षेत्र के चकव्यास गांव की है। बताया जा रहा है कि चकव्यास गांव का मोहम्मद साबिर गांव में ही बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करता था। इसी बीच उसके कोचिंग में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की से उसका प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों का घर भी आसपास ही है, इसीलिए दोनों 5 मार्च की रात घर से भाग गए। जिसके बाद 6 मार्च को नाबालिग लड़की के घर वालों ने साबिर और उसके घर वालों पर अपहरण का केस दर्ज कराया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साबिर के पिता रहमत को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने अपने होली वाले बयान पर माफी मांगी है। दरअसल उन्होंने इससे पहले अपने बयान में कहा था कि होली के दिन जुमा के समय होली को रोक देना चाहिए, यानी कि 12:30 बजे से 2 बजे तक, यानी कि 12:30 बजे से 2:30 बजे तक होली का पर्व रोक देना चाहिए। उसके बाद होली मनानी चाहिए कि जुमा का समय बदला नहीं जाएगा, होली का समय बीच में रोक देना चाहिए। अब इस बयान पर बाद में उन्होंने माफी मांग ली है, जहाँ उन्होंने इस पर खेद जताया है। उन्होंने कहा है कि मेरी सिर्फ इतनी मंशा थी कि दरभंगा में शांतिपूर्वक ढंग से त्यौहार हो। मैंने ये इसी संदर्भ में बोला था, अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो फिर उस पर खेद जताती हूँ। जब बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने कहा कि रमजान में जुमे की नमाज तो नहीं रुकेगी और ना वक्त बदला जाएगा। हिंदू होली खेलने का समय बदल ले, जब 2 घंटे के लिए होली रोक दी जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए दरभंगा मेयर ने कहा कि जुमे की नमाज के समय तो किसी सूरत में नहीं बदला जाएगा, ऐसे में होली का समय बदल दिया जाए, 2 घंटे का ब्रेक लगा दो। मेयर अंजुम आरा के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यहाँ गजवा हिंद नहीं चलेगा। मेयर ने कहा कि समाज में 2-4 लोग असामाजिक तत्वों के होते हैं या वे लोग माहौल खराब करते हैं, इस वजह से 12:30 बजे से 2 बजे तक जब नमाज होगा तो फिर होली पर ब्रेक लगा दिया जाए। इस दौरान होली खेलने वाले लोग मस्जिद से भी दूर रहें। मेयर अंजुम आरा ने ये बातें जिला शांति समिति की बैठक में निकलने के बाद कही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लोगों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी कि पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इन योजनाओं का
और कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जिन पर अब एक्शन हो सकता है। ये मामला बिहार का है, जहां पर सरकार ने इस योजना के 1.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को नोटिस भेजा है। सरकार का कहना है कि इन लोगों ने वित्तीय सहायता उनके बैंक खाते में पहुंचने के बावजूद भी पक्का घर नहीं बनाया है। इस मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में जानकारी दी है और बताया है कि विभाग ने 19,495 बकायेदारों के खिलाफ प्रमाण पत्र मामले भी दर्ज किए हैं, जिन्होंने कई महीने पहले सरकार द्वारा कुल राशि को मंजूरी दिए जाने के बावजूद भी योजना के तहत अपने घर नहीं बनाए हैं। वहीं पर मंत्री ने बताया है कि कुल 82,441 लाभार्थियों को व्हाइट नोटिस दिया है, जिससे वे समय पर पक्का घर बनवा लें और विभागीय कार्रवाई से बचाया जाए। इसके अलावा 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस दिया गया है, जिसका अर्थ है कि बार बार सलाह और चेतावनी के बावजूद भी निर्माण पूरा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि नोटिस के बाद डिफॉल्टरों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया जाता है। जब विभाग ने 19,495 डिफॉल्टरों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दायर किया है। दोस्तों, मिथिला की रोहू मछली को जीआई टैग मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जब पशु एवं मत्स्य विभाग अनुसंधान केंद्र पटना के डॉक्टर टुनटुन सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने पिछले दिनों हाईघाट के होलरपट्टी स्थित गंगा सागर तालाब का जिला मत्स्य पदाधिकारी के साथ निरीक्षण किया था। इसके बाद किशनगंज और मुजफ्फरपुर की टीम यहां से मछली का सैंपल लेकर गई। जिले में 2 जगहों पर रोहू मछली की 10 से 15 साल पुरानी प्रजाति पाई जाती है। इसमें बिरोल प्रखंड की पोखराम पंचायत स्थित कोनी घाट और फिर हाई घाट प्रखंड की होरलपट्टी स्थित गंगा सागर तालाब शामिल है। जब पिछले दिनों कोनी घाट में पानी काला हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर मछलियां मर गई थी, जिस कारण पटना की टीम ने होरलपट्टी स्थित गंगा सागर तालाब का चयन करके निरीक्षण किया है। जिले की टीम इस तालाब से मछली का सैंपल लेगी। यह रोहू मछली तालाब की मछलियों की सबसे विशिष्ट प्रजातियों में से एक है। तो क्या आपको पता है कि आखिर भारत में किस राज्य में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है? आपको बता दो कि भारत एक विविध सांस्कृतिक और फिर धार्मिक परंपराओं वाला देश है, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। इस्लाम यहां का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और फिर देश के विभिन्न हिस्सों में करोड़ों मुसलमान बसे हुए हैं। जब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग 14% मुस्लिम समुदाय से है। जब कुछ राज्यों में मुस्लिम आबादी काफ़ी अधिक है और फिर उन्होंने भारतीय समाज काफ़ी अधिक है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि आखिर किस राज्य में मुस्लिम आबादी कितनी है। सभी राज्यों के बारे में नहीं जानेंगे, कुछ राज्यों के बारे में जानेंगे जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जहाँ मुस्लिम आबादी भी बहुत अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 19.26% है, जो कि करीब 4 करोड़ से भी अधिक है। लखनऊ, अलीगढ़ और वाराणसी जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या है। उत्तर प्रदेश राज्य इस्लामी संस्कृति से गहरा संबद्ध है, क्योंकि आगरा का ताजमहल और लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा इस विरासत के उदाहरण है। जब मुगलों के शासनकाल में बनी कई ऐतिहासिक इमारतें पारंपरिक भोजन और फिर रीति रिवाज सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाते हैं। वहीं पर दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहां पर मुस्लिम आबादी लगभग 27% है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 2 करोड़ 40 लाख से अधिक मुसलमान रहते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और फिर उत्तर 24 परगना जिले मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। इस राज्य की राजधानी कोलकाता है, जो कि अपनी सांस्कृतिक विविधता और फिर ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ईद जैसे त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बिहार की। तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक राज्य है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी लगभग 16.87% है, जो कि 1.7 करोड़ से भी अधिक आबादी के बराबर है, यानी कि 2 करोड़ मान के चलिए, 1.5 करोड़ प्लस। वहीं पर किशनगंज, अररिया और फिर पूर्णिया जिले मुस्लिम बहुल जिले हैं। बिहार का एक समृद्ध इस्लामिक इतिहास है। इसमें सहरसा, सूरी का मकबरा और फिर सासाराम जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल है। यहाँ का मुस्लिम समुदाय शिक्षा, राजनीति और फिर व्यवसाय जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी 11.5% है, जो कि 1.2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख से भी अधिक है। इस राज्य की राजधानी मुंबई है, जहां मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है। यहाँ हाजी अली दरगाह और जामा मस्जिद जैसे कई प्रमुख मस्जिदें हैं। वहीं पर बात करते हैं अब असम की। तो असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक सुंदर राज्य है। यहाँ मुस्लिम आबादी 34.22% है, जो कि 1 करोड़ से भी अधिक है। धुबरी,
पेटा और फिर गोलपाड़ा जिले में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। जहाँ असम में मुस्लिम समुदाय पर असमिया और फिर बंगाली संस्कृतियों का प्रभाव है, जिससे यहाँ की सांस्कृतिक पहचान और भी विशिष्ट हो जाती है। वहीं पर बात करेंगे केरल की, तो केरल भारत का दक्षिणी राज्य है जहां पर 26.56% मुस्लिम आबादी है, जो 80 लाख से भी अधिक है। जहाँ मल्लपुरम, कोझिकोड और फिर कन्नूर जिले मुस्लिम बहुल है। केरल में मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है और बिहार और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पर अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर भारत का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 68.31% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, जो कि 85 लाख से भी अधिक है। ये क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कश्मीर घाटी, डल झील और फिर हिमालय की पहाड़ियाँ शामिल है। यहाँ के मुस्लिम समुदाय की समृद्ध संस्कृति में पारंपरिक हस्तशिल्प, संगीत और फिर भोजन का विशेष महत्व है। वहीं पर अब बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह है। ये भारत का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 96.58% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यह 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 60,000 से भी अधिक मुसलमान रहते हैं। लक्षद्वीप अपने सुंदर तटों, प्रवाल विविधताओं और अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से मछली पकड़ने, नारियल की खेती और फिर पर्यटन में लगा हुआ है, जो यहाँ की संस्कृति भारतीय और फिर अरबी परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण है। दोस्तों, दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने दरभंगा में प्रशासन को कहा कि जुमे को देखते हुए होली खेलने की अनुमति 12:30 बजे से 2:30 बजे तक न दिया जाए। अंजुम आरा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने प्रशासन को कह दिया है कि जुमे का समय को बदल नहीं सकता, इसलिए होली को 12:30 बजे से 2:30 बजे तक के लिए रोक दिया जाए। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने अंजुम आरा को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग कर दी है। अब यहाँ सवाल ये उठने लगा है कि क्या राजद को मुस्लिम वोट खोने का डर नहीं है। राजद के वरिष्ठ विधायक रणविजय साहू ने दरभंगा की मेयर को गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। रणविजय साहू ने कहा है कि ये सब नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है और चाहे अंजुम आरा हो या फिर कोई और जो नफरत फैलाने की कोशिश करे, उसकी जगह जेल में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजद ने ही दरभंगा नगर निगम की मेयर और फिर जदयू की नेत्री अंजुम आरा के बयान पर तल्ख तेवर दिखाए हैं। अंजुम आरा की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने अंजुम आरा को पार्टी से निकालने की मांग कर दी है। यह मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तत्काल ऐसे लोगों को दल से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है। नीतीश कुमार की सरकार सीधे तौर पर यह कहती है कि सामाजिक सौहार्द किसी भी परिस्थिति में बिगाड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह के विवादित बयान को लेकर के बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक परिवाद दायर किया गया है। ये मामला सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर द्वारा दायर किया गया है, जिसमें मंत्री पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने और फिर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने मामले को संज्ञान लेते हुए 22 मार्च 2025 को सुनवाई की तारीख तय की है। वहीं पर परिवाद के अनुसार उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने होली पर्व के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर के एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि होली के दिन कोई बाहर ना निकले और अगर निकले तो फिर तिरपाल और कपड़े पहन करके निकले। इस बयान से मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हुए हैं और इसे दो धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करने की साजिश करार दिया है। परिवादी एम राजू नैयर ने कहा कि मंत्री का बयान जानबूझ करके समाज में तनाव फैलाने और फिर सांप्रदायिक भावना भड़काने की नीयत से दिया गया था। जहाँ उन्होंने कहा कि होली जैसे पवित्र पर्व पर इस तरीके का बयान न केवल असंवेदनशील है बल्कि सामाजिक सौहार्द पर चोट है। जहाँ परिवादी के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये मामला सीजीएम कोर्ट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 259, 124, 418, 120 बी के अंतर्गत दर्ज किया गया। उन्होंने कहा है कि मंत्री का बयान संविधान की मूल मूल्यों और फिर सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है, इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है।
दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार में कानून व्यवस्था के चरमराने को लेकर के हमला बोला है, जिसमें बढ़ते अपराध, जेल में यातना और फिर जेलों में आपराधिक गतिविधियों का हवाला दिया है। उन्होंने नीतीश पर अपराधियों को बचाने और फिर न्याय दिलाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में अपराध नियंत्रण से बाहर हो गया है। आप सभी ने देखा होगा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। अपराधी बेकाबू हो गए हैं और वे सिर्फ रात में ही सक्रिय नहीं है। उन्होंने उन घटनाओं पर प्रकाश डाला जिन्होंने चिंता जताई है, जिसमें तनिष्क जैसे प्रमुख स्टोरों पर विस्फोट शामिल है। तनिष्क जैसे बड़े स्टोर में विस्फोट हो रहे हैं, एक बार नहीं बल्कि 3 बार, जब 25 करोड़ रुपए की डकैती हुई है। तो बिहार में बर्ड फ्लू जांच के लिए एक भी लैब नहीं है। लैब के लिए पिछले 6 वर्षों से योजना ही बन रही है, लेकिन अब तक बिहार में बर्ड फ्लू जांच लैब नहीं खुल सकी है। जब पशु और फिर मत्स्य संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान परिसर में लैब बनाने के लिए 14 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि का भी प्रावधान कर दिया है, इसके बाद भी अब तक लैब स्थापित करने की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। जब बिहार में प्राय हर साल बर्ड फ्लू के केस मिलते हैं, जब अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि कराने के लिए सैंपल जांच के लिए क्षेत्रीय रोग अनुसंधान लैब कोलकाता और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज भोपाल भेजा जाता है। जब बिहार के बाहर की लैब में सैंपल जांच के लिए भेजने और फिर जांच रिपोर्ट आने में 1 सप्ताह से अधिक समय लग जाता है। इस दौरान बीमारी बढ़ती जाती है और फिर काफ़ी नुकसान हो जाता है। इधर विभागीय अधिकारी के अनुसार लैब स्थापित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है। वहीं पर पशु और मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा प्रावधान किया गया है कि राशि से पशु स्वास्थ्य और फिर उत्पादन संस्थान परिसर में बर्ड फ्लू जांच लैब के साथ ही पशुओं में असामान्य बीमारियों की जांच के लिए लैब स्थापित की जानी है। इसके साथ ही पशु चारे में पोषक तत्व जांच करने और फिर पशु पक्षियों में आवश्यक पोषक संबंधित जांच के लिए भी लैब बनाया जाना है। तकनीशियन को प्रशिक्षण दिलाने के लिए भी यहाँ पर प्रशिक्षण हॉल भी स्थापित करना है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान की नेताओं से लेकर के मुख्यमंत्री तक चर्चा हो रही है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बिहार एक हिंदू राज्य है। बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र की बात को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार हिंदू राज्य है। जब यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक हिंदू है। जदयू मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि बिहार हिंदू राज्य नहीं है, इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने कहा कि बीजेपी बिहार में चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा है कि भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक कानून पारित किया जाना चाहिए। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक बयान दिया है, जिसमें राजनीतिक गलियारों में हवा गर्म हो गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में हिंदुओं का झंडा लहरा रहा है। जब लोग कहते हैं कि अगर हम बिहार आए तो फिर जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार हमारा है और फिर हम बिहार के हैं, इसलिए आते रहेंगे। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हनुमान जी के सेवक हैं और फिर मरते दम तक उनके दरबार में जाते रहेंगे और बिहार हमेशा आएगा। दोस्तों, होली की खुमारी के बीच सियासी बयानों ने बिहार का माहौल गर्म कर दिया है। पहले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की ये नसीहत की जुम्मे के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में ही नमाज पढ़ें। उसके बाद दरभंगा की मुस्लिम मेयर अंजुम आरा का वो फार्मूला सामने आया गया, जिसने बिहार की सियासत में और भी उबाल ला दिया है। देश प्रदेश की मीडिया की सुर्खियां बनी अंजुम आरा के बयान पर राजनीति गर्म हुई तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी देखने शुरू हो गए। इसको लेकर के जदयू में भी 2 राय सामने आने लगे तो फिर बवाल और बढ़ गया। मंत्री अशोक चौधरी ने ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर करने की मांग कर दी तो जदयू के ही गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल ने अंजुम आरा का समर्थन करके मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। गोपाल मंडल ने भी कहा है कि जुम्मे की नमाज के दौरान होली पर रोक लगनी चाहिए, जिससे सभी धर्म का सम्मान हो सके और फिर मुसलमान भाई नमाज अदा कर सके ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। जब दरभंगा मेयर अंजुम आरा का समर्थन करते हुए गोपालपुर से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भाषण देते रहते हैं, अगर उस समय नमाज होती है तो फिर वे चुप हो जाते हैं। सभी का धर्म है और फिर सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। वहीं पर उन्होंने कहा है कि जो इस नियम को नहीं मानता है वह धर्म विरोधी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी धर्म को लेकर के चलते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा को हम नहीं जानते हैं, साथ ही साथ गठबंधन में है, इसलिए क्या बोले।
दोस्तों, बिहार में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का अभियान शुरू कर दिया है। ये मुहिम भवन निर्माण विभाग की ओर से चलाई जा रही है। पूरे मामले में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने समीक्षात्मक बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली है। सचिव कुमार रवि ने संबंधित पदाधिकारियों और फिर अभियंताओं को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। सचिव कुमार रवि ने बताया है कि अब तक 1697 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और बाकी कार्य तेजी से प्रगति पर है। इनमें से 846 पंचायत सरकार भवनों के फाउंडेशन लेवल तक कार्य हो चुके हैं। बाकी पंचायत सरकार भवनों की निविदा प्रक्रियाधीन है और फिर भूमि चिन्हित की जा रही है। वहीं पर सचिव कुमार रवि ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा है कि भवनों के निर्माण में किसी तरीके की लापरवाही न हो, गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करना सुनिश्चित करे। पंचायत सरकार भवन के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए हर एक प्रमंडल क्षेत्र में विशेष जाँच अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा एवं प्रतिदिन निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि भवनों के समय से गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने वाले प्रमंडल के अभियंता और फिर उनकी पूरी टीम को विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। दोस्तों, बेतिया में तस्करों ने शराब तस्करी का एक नया फॉर्मूला अपनाया है, जहां पर घोड़े से शराब की तस्करी का खेल शुरू हो चुका है। पुलिस ने घोड़े के साथ शराब को जब्त किया है। नौतन थाना की पुलिस ने शराब तस्करी के एक नया खेल को फेल करके भंडाफोड़ किया है। आपको बता दूं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है, लेकिन आगामी होली पर्व को लेकर के शराब कारोबारी शराब तस्करी के लिए नए नए तरकीब अपना रहे हैं। हालांकि बेतिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश के आलोक में बेतिया पुलिस भी इन शराब कारोबारियों की हर तरकीब को फेल करके उनके मंसूबों पर पानी फेरने और फिर ध्वस्त करने में पूरी तरीके से सजग दिख रही है। ऐसा ही एक मामला बेतिया की नौतन से सामने आया है, जहां नौतन पुलिस ने घोड़े से हो रही शराब की तस्करी को पकड़ा है। मिल रही जानकारी के अनुसार यूपी से घोड़े पर शराब की पेटी को लाद करके बिहार लाया जा रहा था। दोस्तों, बिहार के एक ऐसे दबंग आईपीएस अधिकारी है जिन्होंने होली पर हुड़दंग और शांति भंग करने की कोशिश करने वाले लोगों को खुली चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि जबरन रंग लगाने वालों और फिर धार्मिक जगहों पर रंग या फिर गुलाल फेंकने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये कोई मामूली शख्स नहीं है। इनके बहादुरी के कई चर्चे हैं और फिर इनके काम की भी लोग जम करके सराहना करते हैं। इन होनहार ऑफिसर का नाम है आईपीएस स्वर्ण प्रभात। आईपीएस स्वर्ण प्रभात। इनका दबंग एटीट्यूड तो खास है ही, लेकिन इनके बारे में एक और ख़ास बात यह है कि इन्होंने बीटेक किया है, यानी कि इंजीनियर है। उसके बाद लाखों के पैकेज वाली नौकरी छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी करने लगे और आईपीएस बन करके अपने लक्ष्य को पूरा किया। इनकी सक्सेस स्टोरी जान करके आप भी प्रेरित हो जाएंगे। स्वर्ण प्रभात वैसे तो मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के तराड़ी के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पारंपरिक शिक्षा झारखंड से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आईआईटी खड़गपुर में सीट हासिल की है, जहां वहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में उन्हें नौकरी मिली, वो भी लाखों के पैकेज के साथ। वहाँ उन्होंने 2 साल तक नौकरी की, लेकिन उसके बाद वे नौकरी छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी में लग गए। जब अपने पहले अटैम्प्ट में वे फेल हो गए, लेकिन 2016 में उन्होंने अपना दूसरा अटैम्प्ट दिया और उसमें उन्होंने 105वीं रैंक हासिल की। इसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद साल 2017 में उन्हें बिहार कैडर मिला और यहाँ पर उन्हें आईपीएस के रूप में पोस्टिंग मिली। दोस्तों, ना चाहते हुए भी बिहार के नाम पर एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। जी हाँ, IQ एयर की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के 7 शहर शामिल हैं। इनमें भागलपुर, अररिया, पटना, हाजीपुर, छपरा, सहरसा और मुजफ्फरपुर का नाम शामिल है। दरअसल IQ एयर ने बिहार में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य और फिर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और फिर नतीजों पर स्टडी करने के बाद रिपोर्ट पब्लिश किया है। यह रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार के कुल 11 शहर जनवरी 2025 में देश के दैनिक शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कम से कम 1 बार शामिल हुए। 28 बार, जबकि सहरसा 21 बार, छपरा 13 बार, राजगीर 8 बार, अररिया 7 बार, आरा 6 बार, पटना 4 बार, किशनगंज 1 बार, पूर्णिया 1 बार, समस्तीपुर 1 बार और मुजफ्फरपुर 1 बार शामिल हुए। जब पिछले 1 साल में कुल 346 दिन इन सभी शहरों में वायु गुणवत्ता का हाल मानक से खराब रहा। ये शहर अब भी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से बाहर है। राष्ट्रीय स्वच्छ
वायु कार्यक्रम की घोषणा के 5 साल पूरा होने पर जारी इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में ये पाया गया है कि सरकार द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल करने में कमी रहने पर किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान नहीं होने से काफ़ी लापरवाही हुई है। इसी कारण लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, गर्मी की आहट से पहले ही बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने जो जानकारी दी है वह बिहार के लोगों की चिंता बढ़ा सकती है। विजय चौधरी ने बताया है कि 2050 तक बिहार में जल की उपलब्धता वर्तमान समय से 37% घट जाएगा, जो बिहार के लोगों के लिए बेहतर खबर नहीं है। नीतीश सरकार बिहार में लगातार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल स्रोत बढ़ाने के साथ साथ पुराने जल स्रोत को भी दुरुस्त करके जल की उपलब्धता ठीक ठाक करने की कोशिश में लगी हुई है, जिसका बेहतर परिणाम भी आ रहा है। इसके बावजूद भी जिस रफ्तार से जल संसाधन का विकास, संरक्षण और फिर बेहतर प्रबंधन होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जल संकट की चुनौती बढ़ सकती है। जल संसाधन विभाग के बजट पर बोलते हुए मंत्री ने बताया है कि बिहार में सतही जल में कमी हो रही है। IIT पटना की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1006 घन मीटर रही है। साल 2050 में 635 घन मीटर रह जाएगी। साल 2001 में ये आंकड़ा 1594 घन मीटर थी। या साल 2017 में ये 1213 घन मीटर रही थी। जाहिर है ये आंकड़ा आने वाले बड़े जल संकट की ओर इशारा करता है और ये डराता है। यानी क्या कहा जाए तो अब पीने का पानी धीरे धीरे जमीन से सूख रही है। अब आपको कुछ दिन बाद चल करके पीने के लिए पानी नहीं मिलेगी। दोस्तों, किशनगंज के बहादुरगंज में देह व्यापार का एक मामला सामने आया है। देह व्यापार का खुलासा हुआ है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 17 वर्षीय लड़की को नौकरी का झांसा देकर के देह व्यापार के धंधे में यहाँ पर लाया गया है, इनको फंसाया गया है। यह पीड़ित लड़की के मुताबिक उसकी भाभी के पति ने उसे नौकरी दिलाने के बहाने किशनगंज बुलाया। यहाँ उसे तहसीम कौसर उर्फ बाहुबली के हवाले कर दिया गया। तहसीम अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से उसे बहादुरगंज ले गया। वहाँ वार्ड नंबर 14 में एक किराए के कमरे में रखा गया। जब पीड़िता को जब तहसीम की मंशा का पता चला तो फिर वह कमरे के पिछले दरवाजे से भागने में सफल रही। जब वह सीधे LRP चौक पहुंची, जहां पुलिस ने उसकी मदद की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी तहसीन को गिरफ्तार कर लिया है। जब बहादुरगंज पुलिस ने इस मामले में केस नंबर 123/2025 दर्ज किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में मंगलवार संध्या जेल भेज दिया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इलाके में देह व्यापार के दलाल सक्रिय हैं। ये लोग अलग अलग राज्यों में भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला करके लाते हैं और उन्हें देह व्यापार के धंधे में ढकेल देते हैं। ये मामला किशनगंज से सामने आया है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो लड़कियों को बहला फुसला करके किशनगंज में लाते हैं और यहाँ पर देह व्यापार के धंधे में ढकेल देते हैं। जब मजबूरी में लड़की अब करे तो करे क्या, क्योंकि उसको इस दलदल में इस कदर ढकेल दिया जाता है कि उसको यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर उनकी जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इन धंधेबाजों पर आखिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जिससे ये लोग कांप उठे और आगे इस तरह की गलत हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। इन लोगों को इस तरह से सजा देनी चाहिए कि इनको देख करके कोई और इस तरह के मामले करने से बचे, क्योंकि यहाँ पर किसी की जिंदगी को खराब कर दिया जाता है, किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दी जाती है। अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन हैं तो आप संभल जाइए, नहीं तो आपको ये शौक बहुत ही भारी पड़ सकती है। आप अपने जान से हाथ धो सकते हैं जी चिकन खाने की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि चिकन में अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा काफी जोर शोर से फैल रही है। आपको बता दूं कि किशनगंज सहित पूरे बिहार में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर मध्याह्न भोजन योजना में बदलाव किया गया है। स्कूली बच्चों के लिए अंडे का वितरण तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब बच्चों को अंडे के स्थान पर अंडे के जगह 100 ग्राम सेब या केला दिया जाएगा, अंडा नहीं दिया जाएगा।
क्योंकि बर्ड फ्लू का खतरा चिकन में उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से अंडा और चिकन खाना अब लोगों को अपनी जान से खिलवाड़ करना समान है। तो इसलिए अगर आप भी अंडा और चिकन खाने के शौकीन हैं तो आप इनसे बचें और सुरक्षित रहें। आपको बता दूं कि जो ये स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है, ये व्यवस्था अस्थायी है और बर्ड फ्लू की स्थिति सामान्य होने तक जारी रहेगी। जहाँ केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बिहार सहित सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। मंत्रालय ने आम जनता को अंडा, मुर्गा और मांस का सेवन न करने की सलाह दी है। जहाँ समाचार पत्रों के जरिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जब पहले मध्याह्न भोजन योजना के तहत हर शुक्रवार को बच्चे को एक उबला अंडा दिया जाता था, जब शाकाहारी बच्चों को मौसमी फल दिया जाता था। बर्ड फ्लू की स्थिति सामान्य होने पर विभाग अंडा वितरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी करेंगे, लेकिन तब तक आपको अंडा और चिकन नहीं खाना है जब तक बर्ड फ्लू का खतरा कम नहीं हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि बर्ड फ्लू का खतरा अभी इस कदर बढ़ गया है कि जगह जगह पर मुर्गियां मर रही है, जगह जगह पर पक्षी मर रहे हैं। इसको लेकर के बिहार सरकार सतर्क हो गई है और पूरे बिहार में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि फार्म में मुर्गियों को मारा जा रहा है, मार करके दफनाया जा रहा है, जहाँ अंडे को फेंका जा रहा है। जहाँ इसलिए क्योंकि अगर बर्ड फ्लू वाले कोई भी मुर्गा हो, मुर्गी हो या फिर अंडा हो, कोई व्यक्ति अगर खाते हैं तो उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी चिकन खाने के शौकीन हैं, अंडा खाने के शौकीन हैं, तो आप समझ जाइए आप बिल्कुल भी ना खाएं, नहीं तो फिर आप पर भारी पड़ सकता है। आपको बता दूं कि बर्ड फ्लू लगातार हर साल आते हैं और जब भी बर्ड फ्लू आता है तबाही मचा करके रख देता है। जब सभी मुर्गियों को मार दिया जाता है, सभी अंडे को फेंक दिया जाता है, यानी कि अंडा मुर्गी जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं या फिर बिहार के किसी भी कोने के रहने वाले हैं तो आप बिल्कुल अंडा और चिकन से परहेज करें, ना खाएं, क्योंकि आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है। सेहत से बढ़कर के आपकी कुछ भी नहीं है। आपकी सेहत ठीक है तो फिर आगे भी आप चिकन खा सकते हैं। अगर आप चिकन खाना फिर भी नहीं बंद करेंगे तो फिर आप अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा।